हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है जूनियर सुपर टेट की। उसके बाद आपको प्राइमरी जो सुपर टेट होगा उसको भी आपको इसी तरीके से तैयार किया जाएगा। ठीक है, जिन लोगों का भी जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है या फिर आपका एसएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, आरओ का हो, उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपकी करंट अफेयर आपको इसी तरीके से मिलेगी। इससे ज़्यादा जितना हो सकता है कि आपको थोड़ा सा से ज़्यादा डीप पढ़ाया जा सकता है, जिससे आपसे वहाँ से क्वेश्चन सीरीज़ भी निकाली जाएंगी कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे अलग से आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ इसी के लिए किए क्योंकि अभी आप लोगों का जूनियर का सुपर टेट है, इसके लिए। और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को साइंस की भी वीडियो आ रही है। साथ में आपको ज्योग्राफी की वीडियो भी आपको इसी तरीके से प्रोवाइड की जा रही है बीच बीच में, और साइंस की भी आप लोगों को दी जा रही है। बस आप लोगों को सिर्फ उसे पढ़ना है, आराम से पढ़िएगा, समझ में भी आ जाएगी और सबको शेयर भी कीजिए। ठीक है, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आपका राजपूत। राजपूत युग में सबसे पहले आप लोगों का पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा साम्राज्य था। वर्धन साम्राज्य। ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब उत्तरी भारत में गुप्त साम्राज्य चल रहा था, उसके अंत के बाद ही, यानी कि उसके बाद के पूरी पंजाब में आपका पुष्य भूति एक नाम का एक व्यक्ति ने एक नए राज्य की स्थापना की थी। उसका क्या नाम था? पुष्य भूति। ठीक है, इसी ने ही इस राज्य की स्थापना की थी, जो ये आगे चलकर एक वर्धन साम्राज्य कहलाता। और अगर इनकी राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी थी थानेश्वर। ठीक है, अब इसके सबसे प्रारंभिक राजा कौन थे? अगर आपसे इसे सबसे प्रारंभिक राजा की बात करेंगे तो कौन थे? नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। इसमें ये चार थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें, इसमें थे आपके राजा नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। इनमें से जो आपके नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन है, ये इम्पोर्टेंट वर्धन नहीं है, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट और शक्तिशाली सम्राट भी इसी को माना जाता है, किसको? प्रभाकर वर्धन को। ठीक है, प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम क्या था? हर्षवर्धन, जिसके बारे में आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। और इनकी एक पुत्री भी थी और उस पुत्री का नाम था राजश्री। ठीक है, अब फिर उसके बाद जब प्रभाकर वर्धन यहाँ पे मर जाता है तो उसका यहाँ पे क्या होता है, उसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन ये क्या कर लेता है? गद्दी को संभाल लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? शशांक द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद आपका हर्षवर्धन ये गद्दी पर आ जाता है। यानी कि इसमें सबसे शक्तिशाली अगर आपकी प्रभाकर वर्धन के बाद में बात करें तो प्रभाकर वर्धन के बाद में हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने अपनी एक राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज भी की। ठीक है, कन्नौज क्यों की थी? क्योंकि इनकी जो बहन थी राजश्री, इसका इन्होंने विवाह कर दिया था और इसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी राजधानी कन्नौज थी। इसके पति की मृत्यु हो गई थी, इसकी बहन अकेली थी। इसकी वजह से इसने अपना सारा राजपाट थानेश्वर में छोड़कर चला गया था और फिर वहाँ की जो उसकी राजधानी थी कन्नौज, कन्नौज में शासन करने लगा था। ठीक है, अगर आपसे हर्षवर्धन की बुक के बारे में पूछेगा तो आपसे हर्षवर्धन की बुक का नाम है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नगानंद। ये इसकी 3 फेमस बुक हैं अगर इनके बारे में पूछेगा। और इसके बाद इसके काल में एक कौन था राजकवि था, उसका नाम था बाणभट्ट, जिसकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हर्षचरित। ये इसकी सबसे फेमस है और सबसे ज़्यादा प्रचलित भी है। ठीक है,
हर्ष में क्या था कि जो हर्षवर्धन था, सबसे पहले हर्षवर्धन ने क्या किया था कि शैव धर्म को अपनाता था, लेकिन बाद में इसी ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया था बाद में। लेकिन पहले क्या करता था कि पहले ये शैव धर्म को अपना रहा था, फिर बाद में इसने क्या करा, बौद्ध धर्म को अपनाना स्वीकार कर दिया। ठीक है। उसके बाद इसका एक महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में भी बताया जाता है कि जो हर्षवर्धन था, दक्षिण भारत के जो आपके चालुक्य वंश का एक राजा था, उसका नाम था पुलकेशिन सेकंड। और यहाँ क्या था, हर्षवर्धन, इन दोनों का युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन हार गए थे और आपके पुलकेशी द्वितीय जीत गए थे। और इन दोनों के अगर युद्ध की बात करी जाए तो इन दोनों का युद्ध, ठीक है, इन दोनों का युद्ध हुआ था आपका नर्मदा नदी पे। और इसमें पूछेगा कि कौन सा आपका अभिलेख है, तो ऐहोल का जो बीजापुर ऐहोल अभिलेख है उसमें इसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि हर्षवर्धन बहुत शक्तिशाली शासक था और ये कभी नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे पुलकेशी द्वितीय के साथ ये हार जाता है, जिसका वर्णन भी ऐहोल अभिलेख में मिलता है। और आपसे पूछ लेगा कि ये क्या लिखा, ये यहाँ पे पर्याय परिस्थिति लिखी गई थी रवि कीर्ति के द्वारा, इन दोनों की। ठीक है। फिर उसके बाद आपसे क्या बात करते हैं, जब यहाँ पे हर्षवर्धन क्या होता है, हर्षवर्धन जब तक होता है तब तक कन्नौज पर कोई भी अधिकार नहीं कर पाता है, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद कन्नौज को हड़पने के लिए कौन कौन, गुज्जर प्रतिहार आ जाते हैं, पाल वंश आ जाते हैं, और तीसरे, ठीक है, और तीसरे इसमें होते हैं राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच में क्या होता है, त्रिकोणीय इन दोनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा होता है। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिकोणीय युद्ध या संघर्ष में कौन कौन शामिल था और कौन सा शामिल नहीं था। ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ पढ़ाएंगे, गुजर प्रतिहार, पालवंश, राजपूत, अगर ये इंपॉर्टेंट होंगे तो ये भी पढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से आपका क्या होगा, पालवंश। सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं आपको पालवंश। पालवंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल। दूसरा, इनकी राजधानी क्या थी, मुंगेर, जो कि आपकी बिहार में थी। ये पूछ लेता है कि बिहार और असम, यानी कि जो आपके पाल वंश थे वो बिहार असम में थे, और इसकी स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी। इसकी राजधानी क्या थी आपकी, इसकी राजधानी थी मुंगेर। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़े यहाँ पे कौन थे, धर्मपाल। धर्मपाल कौन थे, ये बौद्ध के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी। और इन्होंने क्या की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। ये आपसे पूछ सकता है, विश्वविद्यालय यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी, धर्मपाल ने रखी थी। और ये कहाँ रखी थी, बिहार में रखी थी। इसकी स्थापना इसी ने की थी। उसके बाद फिर इसका पुत्र आता है कौन, देवपाल। ठीक है। देवपाल ने क्या करा था कि नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाया था। ये बहुत फेमस है इसका क्वेश्चन कि बिहार में एक बौद्ध विहार यानी कि नालंदा में बौद्ध विहार किसने बनवाया था। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार में किसने बनवाया था, ये बौद्ध विहार बनवाया था इसने यहाँ पे। उसके बाद देवपाल के बाद विग्रहपाल आता है, फिर नारायण पाल आता है, राज्यपाल आता है, गोपाल पाल द्वितीय आता है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, अगर आपसे पूछ रहा है तो नहीं है ये इतने इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो आपकी स्थापना किसने की थी, गोपाल ने। दूसरे बात धर्मपाल ने, क्योंकि विक्रमशिला की स्थापना की थी। तीसरा था इसमें देवपाल, क्योंकि नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना इसी ने करवाई थी। ठीक है। उसके बाद अब हम आपको पढ़ा रहे हैं मध्यकालीन भारत, क्योंकि इसमें आप लोग के जितने चंदेल वंश है, गढ़वाल वंश है, ये आपके बहुत कम पूछे जाते हैं। पल्लव वंश है, चालुक्य वंश है, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं पूछे जाएंगे इस तरीके से क्वेश्चन।
राष्ट्रकूटा इनमें सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से आएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ा देंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज भी आप लोगों को बताई जाएंगी कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता शहरों की गलियाँ कैसी थी, कौन से खंडर मिले, कौन सी लिपि थी, किस तरह के दुर्ग थे, ये भी आपको क्वेश्चन सीरीज करवाएंगे जो आपके 100 से 150 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी टोटल जितना आप लोगों को इतना हिस्ट्री पढ़ा दिया गया पुराना प्रीवियस, यानी कि आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाया गया, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे 100 से 150 ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे आपकी क्वेश्चन सीरीज भी। इसलिए जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी इसमें थी हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में, इसमें सिर्फ आपकी क्वेश्चन सीरीज आएगी जो आपकी पूरी डिटेल के साथ होगी। जो भी पॉइंट छूट गया होगा वो आपको तभी करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा मध्यकालीन भारत। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे क्या, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत पर सबसे पहले यानी कि सिंध पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद कासिम ने, और इसी ने ही सबसे पहले जजिया कर भी लगाया था। ठीक है, ये भी आप पढ़िएगा कि सबसे पहले जजिया कर इसने लगाया था, सबसे साथ पहले इसी ने ही सिंध पर हमला किया था। और सिंध के राजा कौन थे, दाहिर। ये दाहिर के बारे में भी बहुत बार पूछा गया है, इसी को इसने हरा दिया था। उसके बाद मोहम्मद कासिम ने एक नगर भी बसाया था, मंसूरा। ये भी नगर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक नगर बसाया था, उसका नाम क्या था, मंसूरा। जजिया का सबसे पहले किसने लगाया, मोहम्मद कासिम ने लगाया। भारत पर आक्रमण सिंध पर किसने किया था, सबसे पहले मोहम्मद कासिम ने किया था। और यही मध्यकालीन भारत में सबसे पहले आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं अल्पतगीन। फिर उसके बाद आते हैं गजनवी। गजनवी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये एक पहला सुल्तान था। ये एक सुल्तान नहीं था, मतलब इसका ये एक पहला लुटेरा था जिसे सुल्तान की उपाधि मिली थी। और इसी ने यही एक पहला था जिसने हिंदुओं पर आक्रमण भी किया था। और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण यानी कि लूट कौन सी थी, सोमनाथ की लूट। गुजरात में सोमनाथ की लूट इसने सबसे बहुत बड़ी थी इसकी लूट, और इसने लूटी थी ये। अब ये भी पता होना चाहिए कि सोमनाथ क्या था, हिंदुओं का मंदिर था, जबकि गजनवी क्या था, एक मुस्लिम था। और मुस्लिम शासक या व्यक्ति कोई भी हिंदू के मंदिर में नहीं प्रवेश करते थे। ठीक है, फिर इसीलिए भारतीय का जो हिंदू का एक व्यक्ति था उसी ने ही इसको बोला था कि जितनी लूट आप अब तक कर चुके हैं उससे कहीं ज़्यादा अगर आप लूटना चाहते हैं, ठीक है, या फिर मालामाल होना चाहते हैं, इतनी ज़्यादा संपत्ति आप एकदम से प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले फिर आपको सोमनाथ के मंदिर को ही लूटना होगा। क्योंकि वो एक ऐसा मंदिर है जिसमें आपको भरपूर संपत्ति मिल सकती है। ठीक है, और इसीलिए इसी ने क्या किया था कि ये इसका 16वां युद्ध था, 16वीं लूट थी इसकी। 1124 ईस्वी में, 1024 ईस्वी में इसको लूटा गया था, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी के काल में, गजनवी के काल में एक व्यक्ति आता है अलबरूनी। अलबरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, यही इसके काल में दरबार में आता है, यही अपने राजा की यानी कि गजनवी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी करता है। और इसकी पुस्तक थी किताबुल हिंद। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम शासक की बात करेंगे तो उसके बाद आपका स्टार्ट होगा कौन सा, गुलाम वंश, जो आपकी गुलामों वंश कहा जाता है जिसे। ठीक है, ये गुलाम वंश होगा जैसे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी क्वेश्चन सीरीज करवाएंगे, जितना आपका एंशियंट पढ़ाया गया है उन सारी चीज़ों के लिए आपको 100 से 150 200 क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं।
ठीक है, पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप उन क्वेश्चन सीरीज को कीजिए। उससे भी सबसे ज़रूरी काम है कि आप वीडियो को शेयर सबसे ज़्यादा कीजिएगा, और जो लोग नए हैं उस वो भी क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है एंशिएंट इंडिया की। ठीक है, उसी तरीके से फिर आपको ज्योग्राफी की भी क्वेश्चन सीरीज मिलेगी। फिर आपको धीरे धीरे मध्यकालीन भारत भी समाप्त कर दिया जाएगा, फिर मॉडर्न वाला इंडिया भी, यानी कि आधुनिक भारत वाला भी। उसमें कुछ मोमेंट्स भी आप लोगों के सिलेबस में है।